Yes, class 8th. This is the sixth video of chapter number 8 of history. The topic is what happened to local school. कि जो local schools थे उनके साथ फिर हुआ क्या. Do you have an idea of how children were taught in pre-British times? कि Britishers के टाइम पर जो स्कूल जो बच्चे होते थे उन्हें किस तरीके से टीच किया जाता था. सो हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल. क्या आपने देखा कि वो स्कूल जाते थे या नहीं. एंड इफ दे वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल. कि ब्रिटिश रूल्स के थ्रू ये जो लोकल स्कूल्स थे उनके साथ हुआ क्या था. द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. अब ये विलियम एडम की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सब चीज़ें बताई गई हैं. इन द 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी toured the district of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. देखिए यहाँ पर कि 1830 में क्या हुआ था कि विलियम एडम जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक टूर किया कि ये अभी बंगाल और बिहार के स्कूल्स में जाएंगे. वहाँ पर गली गली में जो गांव में जो स्कूल्स होते हैं उन्होंने, शहरों में जो स्कूल्स होते हैं उन्होंने इनको ये स्कूल्स का टूर करना था. ही हैज़ बीन आस्क्ड बाय कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन. ये क्या चाहते थे कि वहाँ पर जितनी भी एजुकेशन होती जा रही है, जो एजुकेशन का लेवल है एट दैट टाइम इन वर्नाकुलर स्कूल में. वर्नाकुलर मैंने आपको बताया था जो फैमिलियर है एट दैट टाइम उनकी लैंग्वेजेस के साथ वो सब वर्नाकुलर हो जाते हैं. तो यानी कि उस टाइम के जो भी स्कूल्स थे वो सब किस तरीके से अपनी एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे. द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज़ इंटरेस्टिंग. तो ये जो रिपोर्ट थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. और आप ये पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये पेंटिंग है डच पेंटर ने बनाई थी ये पेंटिंग, और जो कि इंडिया में आए थे लेट 18th सेंचुरी में. और उन्होंने जो नॉर्मल लाइफ है पर्सनस की एट दैट टाइम उसको दिखाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश की है. देखिए एडम ने क्या फाउंड किया कि देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएँ थी. और ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पाठशालाएँ थी जहाँ पर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे. देख रहे हैं आप, बहुत छोटी छोटी पाठशालाएँ होती थी. लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो कि इन पाठशालाओं में पढ़ाए जाते थे वो 20 लाख से भी ज़्यादा थे. अब आप देख सकते हैं कि कितनी सारी पाठशालाएँ यहाँ पर थी. और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये बहुत ही अमीर लोगों के द्वारा बनाए जाते थे या फिर लोकल कम्युनिटी के द्वारा. भाई बहुत जो वेल्दी पीपल होते हैं उनके द्वारा ये इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते थे. और इनको एक टीचर के द्वारा या फिर एक किसी गुरु के थ्रू भी इनको स्टार्ट किया जाता था. ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल था. एंड फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट दैट टाइम. भाई आप जैसे देख रहे हैं आज आपके स्कूल में जिस तरीके से फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड होती है थोड़ी एट दैट टाइम भी फैसिलिटीज़ होती थी. यानी कि वहाँ पर ना जो चीज़ें सबसे मेन थी दैट देयर वर नो फिक्स्ड फी. कि वहाँ पर कोई भी फिक्स्ड फ़ी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होते थे, कोई बेंचेस नहीं होते थे, कोई चेयर्स नहीं होते थे, कोई ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं होते थे, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी. मतलब सारे वही इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं. कोई रोल कॉल रजिस्टर्स वगैरह मतलब अटेंडेंस रजिस्टर भी कुछ भी नहीं होता था एट दैट टाइम. वहाँ पर कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, कोई भी रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं होता था. मतलब कैसे भी बहुत ही फ्लैक्सिबिलिटी के साथ इसको देखा जाता. तो ऐसे ही कुछ प्लेसेस में यहाँ पर ये देखा जाता था कि जो क्लासेस है वो बनियान ट्री है तो जो बरगद के पेड़ के नीचे भी ये सब क्लासेस ली जाती थी. और कई प्लेसेस पर ऐसा देखा जाता था कि गांव के कॉर्नर पर कोई शॉप है या कोई मंदिर है या फिर कोई गुरु का होम है, वहीं पर ये सब क्लासेस जो है स्टार्ट कर ली जाती थी. ठीक है, या फी डिपेंड करती थी कि उनके पेरेंट्स की इनकम कितनी है. भाई जो रिच है वो ज़्यादा पे कर सकते हैं, ठीक है, और जो पुअर है वो इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाते थे. और जो टीचिंग है वो किस तरीके से की जाती थी, टीचिंग ओरल टीचिंग होती थी. और जो गुरु है वही डिसाइड करता था कि पढ़ाना क्या है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड क्या है, उनकी नीड के हिसाब से इन सभी को पढ़ाना होता था. सो स्टूडेंट्स जो है वो सेपरेट अलग अलग क्लासेस में नहीं बैठते थे, वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर बैठते थे. और जो गुरु है वो उन सभी पर्सन्स के साथ, सभी चिल्ड्रंस के साथ डिफरेंटली सेपरेटली इंटरेक्ट करते थे कि उनका क्या क्या लेवल है अलग अलग, उन्हें इस तरीके से ही काम दिया जाता था. तो एडम ने क्या डिस्कवर किया कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल सिस्टम था ये जो कि उनकी लोकल नीड्स को पूरा करता था. भाई ज़रूरी नहीं है ना भाई जो अमीर हैं वही स्कूल जाएंगे. तो एट दैट टाइम क्या था, भाई गरीब हैं तो भी वो स्कूल जा रहा है पर वो फीस कम दे रहा है फिर, ठीक है. तो लोकल नीड्स जो भी थी उनकी, भाई वो कोई ज़्यादा कोई बड़ी एज का है तो उसको क्या पढ़ाना है, कोई छोटी एज का है तो उसको क्या क्या पढ़ाना है, ज़्यादातर मोरल वैल्यूज़ के बारे में ही एट दैट टाइम बताया जाता था. फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, जो क्लासेस थी वो वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन फील्ड्स. कि देखो बहुत हार्वेस्ट टाइम जब फसलें काटी जाती थी, कटाई के टाइम पर उनकी क्लासेस नहीं लगती थी. क्यों?
क्योंकि ये सभी बच्चे अपने खेतों में काम करते थे। जो पाठशाला थी स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैज़ बीन कट एंड स्टोर्ड। तो जब ये सारी फसलें काटी जा चुकी होती थी तब फिर से पाठशाला को स्टार्ट किया जाता था और फिर इनको पढ़ाना स्टार्ट किया जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो भी एक तरीके से यानी कि जो किसानों के बच्चे, जो पीजेंट्स फैमिली से जो लोग, जो चिल्ड्रन बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर सकते थे। तो न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, अब इन सब ये तो थी उनकी रिपोर्ट। अब इसके बाद जो नए रूल्स आए, जो नए नए रूटीन्स बने, उसके अंदर क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बताया गया है अलग से, वो अब देख लेते हैं। देखो मिड 19th सेंचुरी के अंदर हमने क्या देखा कि कंपनी जो है, कंपनी वॉज कंसर्नड प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कंसर्न किया कि सबसे पहले जो हायर एजुकेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो अब पाठशालाज में कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो 1854 के बाद क्या हुआ, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो वर्नाकुलर एजुकेशन के सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और उन्होंने ये भी फील किया कि इट कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन दैट सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टैब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। कि जब वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, रूटीन्स बनाए जाएंगे, टाइम टेबल्स बनाए जाएंगे, इंस्पेक्शन होंगे टाइम टाइम पर, तभी ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजुअल और अच्छे वे में आ सकेंगी, अदरवाइज़ नहीं। सो हाउ कैन दिस बी डन, अब इसको किस तरीके से पूरा किया जाना था वो देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाए थे वो देख लेते हैं। और इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित। अब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पंडित भी उन्होंने अपॉइंट किए, क्योंकि अब इन सभी चीज़ों में ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, यानी कि हर पंडित जो था ना वो 4 से 5 स्कूलों की देख रेख करता था। जैसे एक मेन मैन बना दिया, वो पर्सन क्या करेगा, वो मेन पर्सन या फिर चीफ जो पर्सन है वो क्या करेगा, 5 से 4 स्कूलों की जिम्मेदारी वो अपने पास लेगा कि उन स्कूलों में सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो देखेगा। तो जो पंडित का टास्क होता था, वो पंडित का काम क्या होता था, वो ये देखता था कि पाठशाला में जाकर कि सभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है वो सब अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हर जो गुरु है, जो भी वहाँ पर गुरु होते थे, उनको पीरियोडिक रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करानी होती थी। और क्लासेस जो है उनको रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से ही लेनी होती थी। जो टीचिंग होती थी एट दैट टाइम, टीचिंग वॉज नाउ बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज बी टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये जो सिस्टम था टीचिंग का, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। पहले बिल्कुल भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता था, लेकिन अब टीचिंग जब उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए तो अब टेक्स्ट बुक्स भी आ गई, बुक्स आ गई, साथ में जो भी लर्निंग था उनको टेस्ट के थ्रू भी देखा जाना था। और साथ में एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि ईयर के लास्ट में जो फुल एग्जामिनेशन होते हैं वो भी लिए जाने थे। और स्टूडेंट्स को ये भी कहा जाता था कि वो रेगुलर फ़ी भी लेकर आएँ, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करें और अपनी अपनी फिक्स्ड सीट्स के ऊपर ही बैठे और जो भी नए नए रूल्स और जो भी डिसिप्लिन है उसको अच्छे से ऑबे करें, अच्छे से उसको फॉलो करें। जो ये जो पाठशालाएँ थी, इन्होंने ये सब नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया था और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑर्डर्स मिल रहे थे वो सब ये फॉलो कर रहे थे। दोज हू वर अनविलिंग टू वर्क, जो लोग इनके अंदर काम नहीं करने चाहते थे नए सिस्टम के अंदर, उनको गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। तो ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालाज। तो जो भी गुरुज होते थे, अगर वो ऐसा चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंटली काम करें, तो उनके लिए अब यहाँ पर पाठशालाओं में कोई भी जगह नहीं थी। गवर्नमेंट उनको कोई भी एड वगैरह नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट जो है उनके बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। तो ये जो जितने भी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे had another consequence. In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to पाठशालाज। तो जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे इनके बहुत अलग अलग प्रभाव पड़े, क्योंकि पहले क्या था, जो गरीब किसान की जो फैमिलीज़ हैं उसके भी बच्चे आसानी से पढ़ लेते थे पाठशाला में, लेकिन जब और उनका टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल होता था, डिसिप्लिन का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन मोरल वैल्यूज़ अच्छे से दी जाती थी। लेकिन अब क्या था कि हार्वेस्ट के टाइम पे भी ये जो पुअर फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रन थे उनको काम भी करना, साथ में क्लासेस भी लेनी है। तो अगर वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो इसको इनडिसिप्लिन समझा जाता था और इसको एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, और ऐसे समझा जाता था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि अब वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेन थिंग थी, जो मेन डिफरेंसेस थे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने के बाद।